93। कुछ दिन बीत गए। मुंबई के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से समाचार धीरे धीरे नए ट्रेंडिंग विषयों द्वारा कवर किए गए। 100 अरब की संख्या आम लोगों के लिए बहुत दूर थी, उन्होंने बस तरबूज खाया और फेंक दिया। रेयांश मेहता पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त था। वह आमतौर पर अपना समय कई वैज्ञानिकों के साथ अनुसंधान प्रयोगशाला में बिताते थे। उन्होंने उन्हें मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में ज्ञान दिया, व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान मार्गों की योजना बनाई तथा कार्मिक आवंटित किए। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, तंत्रिका, जीव विज्ञान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, चिप प्रौद्योगिकी, पदार्थ विज्ञान इत्यादि। चिप्स की बात करें तो रेयांश मेहता ने योजना बनाई कि यदि सिस्टम ने बाद में उन्हें भगवान स्तर की चिप तकनीक से पुरस्कृत नहीं किया तो उन्हें हुआवेई समूह के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रयोगशाला में व्यस्त रहने के अलावा वह कभी कभी कंपनी में जाकर अश्विन परमार और डिजाइनरों के साथ उत्तर पश्चिम क्षेत्र के निर्माण पर चर्चा करने के लिए भी समय निकालते थे। खाने और आराम के अलावा बाकी समय दामा के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में व्यतीत होता था। वह इतना व्यस्त था कि नैना सिंह उसे पूरे दिन नहीं देख सकी और पहले तो वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि एक बार जब उसने रेयांश मेहता को एक भयंकर बाघ की तरह पहाड़ की चोटी से नीचे कूदते देखा तो नैना सिंह की चिंता पूरी तरह से गायब हो गई। यंग मास्टर का शरीर सचमुच बेहतर और बेहतर होता जा रहा था, थोड़ा डरावना भी। इस समय रेयांश मेहता, जो मेहता इंडस्ट्रीज के निर्माण डिजाइनरों के साथ थे, को अचानक एक कॉल आया। ये श्वेता शर्मा से था। नमस्ते रेयांश मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद। रेयांश मेहता ने पानी का एक घूंट लिया, एकांत स्थान पाया और हल्के से हंसते हुए कहा, करण शर्मा ने मुंबई छोड़ने, अपने उद्यमशीलता के सपने को त्यागने और शर्मा परिवार में लौटने का फैसला किया है। फोन पर श्वेता शर्मा ने खुशी से कहा, हाँ, जैसा आपने कहा, कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और वह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मेरे पास आया और कहा कि वह पहले बहुत छोटा था और समाज के खतरों को नहीं जानता था और उसने मेरे साथ शर्मा परिवार में लौटने का फैसला किया। रेयांश मेहता, तुम इतनी अद्भुत कैसे हो, भगवान की तरह भविष्यवाणी कर रही हो। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे और मेरे चुंबन और उसके द्वारा मेरे साथ वापस आने के लिए कहने के बीच क्या संबंध है। मैंने तो ये भी सोचा था कि वह मुझे धमकी देगा, मुझे तुम्हारे साथ न रहने देगा, तभी वह वापस जाने को राजी होगा। लेकिन अब उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह हताश है और स्पष्ट रूप से ऐसा करने की उसकी कोई योजना नहीं है। रेयांश मेहता खुद को हंसने से नहीं रोक सका। हालांकि यह सब उम्मीदों के अनुरूप था, फिर भी वह विरोध नहीं कर सका। स्वर्णिम उंगली के बिना, प्रणाली के बिना करण शर्मा के पास कोई अन्य रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वह घर लौटकर शर्मा परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बने और कुलपिता बने। ये करण शर्मा का सच्चा मार्ग था। विक्रम वर्मा द्वारा कुछ दिन पहले भेजी गई खुफिया जानकारी के अनुसार करण शर्मा की प्रणाली के चले जाने के बाद भी वह निश्चुप था और विश्वासपूर्वक यह मानता था कि प्रणाली के बिना भी वह कुछ महान हासिल कर सकता है और चमत्कार कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा शेयर बाजार में निवेश कर दिया। न केवल उपयोगकर्ताओं का पैसा, बल्कि उधार लिया गया $3 अरब भी। परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में उसने लगभग सब कुछ खो दिया। इतनी बड़ी रकम का सामना करते हुए करण शर्मा ने अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा। परिवार पर भरोसा किए बिना वह इसे चुका नहीं सकता था। इसलिए अंततः उसने शर्मिंदगी के साथ भाग जाने का निर्णय लिया। श्वेता शर्मा। जब करण शर्मा ने शर्मा परिवार के पास लौटने का फैसला किया तो उसने उसे कर्ज चुकाने में मदद की। फोन के दूसरी ओर श्वेता शर्मा ने कहा, मैं पहले से ही शर्मा परिवार के पास लौटने के लिए उत्सुक हूं। घर पर स्थिति हाल ही में बहुत गंभीर हो गई है, मेरे सबसे बड़े चाचा। कोई बात नहीं, आपको ये सब बताना बेकार है। मुंबई आने का उद्देश्य पूरा हो गया है और यह सब आपकी बदौलत है, अन्यथा मेरा अनुमान है कि यह बच्चा अभी भी बाहर घूम रहा होता। क्या आप फ्री हैं? मैं जाने वाला हूं और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अलविदा कहना चाहता हूं। रेयांश मेहता ने समय देखा, एक पल के लिए सोचा कि हाल ही में कोई विशेष जरूरी काम नहीं है और जवाब दिया, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। मैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूँ, मेरे परिवार का निजी बिजनेस जेट पहले से ही यहाँ खड़ा है, श्वेता शर्मा ने कहा। फोन रखने के बाद रेयांश मेहता ने कुछ निर्देश दिए। फिर वह दामा और अन्य सुरक्षा कर्मियों को लेकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर पहुंचकर वह विशेष मार्ग से होकर हवाई अड्डे के रनवे में प्रवेश किया और देखा कि श्वेता शर्मा, उसके बगल में करण शर्मा उदास दिख रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह बहुत आत्मचेतना में दिख रही थी। करण शर्मा के अलावा वहां एक आकर्षक आचरण वाली, लंबे काले बाल वाली, लाल पोशाक पहने, पारदर्शी मोजा में लिपटे सफेद पैर, ऊंची एड़ी के जूते में छोटे पैर और एक छोटा बैंगनी बैग लिए एक सुंदर महिला भी थी, जो एक सुंदर आकर्षण बिखेर रही थी। रेयांश मेहता ने उसकी ओर देखा और श्वेता शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रेयांश मेहता, तुम बहुत जल्दी आ गए। रेयांश मेहता ने हंसते हुए कहा, तुम जाने वाली हो, कौन जाने हम फिर कब मिलेंगे। मैं भला कैसे देर कर सकता हूँ? मैं तुम्हें थोड़ी देर और देखना चाहता हूँ, वरना बाद में जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूँगा। श्वेता शर्मा के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ और भी लोग हैं। रेयांश मेहता ने लापरवाही से कहा, ये बड़ी बहन कौन है? श्वेता शर्मा ने कहा, वह मेरी 5वीं माँ है, मेरे पिता की सबसे छोटी पत्नी, इस साल केवल 32 वर्ष की हुई हैं। आप उन्हें बस सिस्टर सीमा कह सकते हैं। सिस्टर सीमा नाम की खूबसूरत महिला मुस्कुराई, आप रेयांश मेहता हैं? आप वास्तव में बात करना जानती हैं। श्वेता शर्मा ने मेरे साथ आपके बारे में बहुत बात की है। आप वास्तव में सुंदर और बहुत आकर्षक हैं। वास्तव में सिस्टर सीमा भी उसी क्षण आकर्षित हो गई थी जब उसने रेयांश मेहता को देखा था।
उनका आकर्षण परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी भी महिला को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। इसका विरोध करना कठिन था, ये किसी के भी दिल को झकझोर देता था। बात बस इतनी थी कि वह भव्य अवसरों की आदी थी और उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया, जिससे किसी को भी कुछ भी असामान्य पता न चले। तो ये थी करण शर्मा की सौतेली माँ। रेयांश मेहता को यह थोड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने सोचा कि क्या मूल सिस्टम मिशन अभी भी गिना जाएगा। खांसी खांसी। रेयांश मेहता ने विनम्रतापूर्वक कहा, सिस्टर सीमा मेरी चापलूसी करती है। श्वेता शर्मा ने रेयांश मेहता को एक तरफ खींच लिया और उन्हें बातचीत करने का समय नहीं दिया। वह बहुत अनिच्छुक थी, रेयांश मेहता को देख रही थी, बोलना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। बस वही कहो जो तुम कहना चाहते हो, दबाव महसूस मत करो। रेयांश मेहता ने कंधे उचका दिए। श्वेता शर्मा ने अंततः दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो? रेयांश मेहता ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? श्वेता शर्मा ने कहा, क्योंकि यह बहुत कठिन होगा। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे जैसे लोगों की नियति पारिवारिक गठबंधनों का हथियार बनने की है, जिनसे बच पाना असंभव है। आपको इतना मजबूत होना होगा, इतना मजबूत कि वे आपकी कीमत समझ सकें, तभी आपके पास मौका होगा। यह मेरी नियति है, जो उस क्षण से तय हो गई थी जब मैं पैदा हुई और परिवार के सभी लाभों का आनंद लेना शुरू किया। वास्तव में परिवार ने मेरे लिए पहले से ही कई उपयुक्त पुरुषों का चयन कर लिया है। उनकी पृष्ठभूमि मेरे शर्मा परिवार के विकास के लिए बहुत सहायक है। यदि तुम सचमुच मुझसे विवाह करना चाहती हो तो तुम्हें 2 वर्षों के भीतर बीजिंग सर्कल में प्रवेश करना होगा और उन्हें अपना महत्व समझाना होगा, तभी यह संभव है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल। ये सिर्फ पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। शर्मा परिवार जैसे परिवार के लिए उनकी संपत्ति पहले से ही अनगिनत है, इतनी समृद्ध कि वे किसी देश को टक्कर दे सकें। उन्हें बस सत्ता, रुतबा या युग बदलने की क्षमता या कुछ और चाहिए। इसमें पैसे का ज्यादा महत्व नहीं है। क्या आप मेरी सारी बातें समझ गए? आप असाधारण रूप से सक्षम हैं, लेकिन आपकी शुरुआती स्थिति बहुत कम है। अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो शायद आज हमारी अंतिम विदाई होगी। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। मुझे भूल जाओ। श्वेता शर्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया। रेयांश मेहता की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, अपने कपड़ों के कोने को दोनों हाथों से पकड़ लिया, मानो उसने आखिरी 2 वाक्य कहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। 2 साल नहीं, सिर्फ 1 साल। रेयांश मेहता ने श्वेता शर्मा का छोटा हाथ पकड़ लिया। यदि उसे अपनी सौतेली माँ के सामने उसे शर्मिंदा करने का डर न होता तो वह निश्चित रूप से उसे अपनी बाहों में भर लेता। 1 साल में मैं तुम्हें खोजने के लिए राजधानी शहर जाऊंगा और तुम्हारे शर्मा परिवार के दरवाजे पर खुलेआम चलूंगा और तुम्हारे परिवार को चाय पिलाने के लिए मजबूर करूंगा। चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। बेतुकी बातें मत करो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मरने के बाद भी हम साथ ही दफन होंगे, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? अगर तुम खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या तुम ऐसा करोगी? रेयांश मेहता का स्वर गंभीर था। श्वेता शर्मा का दिमाग गर्म हो गया और उसने अचानक कहा, नहीं, भले ही आप मुझे मार डालें, मैं तैयार हूँ। बोलने के बाद उसका सुंदर चेहरा फिर से लाल हो गया। वह बहुत शर्मीली हो गई और उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। रेयांश मेहता ने धीरे से उसकी कलाई सहलाते हुए कहा, जाओ। अगर वे तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए मजबूर करें तो मुझे बुला लेना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और मुंबई वापस ले आऊंगा। तुम कुछ ज्यादा ही दबंग हो। श्वेता शर्मा हतप्रभ रह गई, उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या रेयांश मेहता को शर्मा परिवार की शक्ति का पता नहीं था? नहीं, वह निश्चित रूप से जानता था, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कहता था जिससे पता चलता था कि वह सचमुच उसकी परवाह करता था। भले ही वह उससे झूठ बोल रहा हो, मीठी मीठी बातें कह रहा हो, फिर भी वह धोखा खाने को तैयार रहेगी। चाहे कुछ भी हो, उसे सुरक्षित होने का एहसास अच्छा लगता था। भले ही रेयांश मेहता इसे हासिल नहीं कर सकी, लेकिन यह वादा, ये वापसी उसे पूरी ताकत लगाने के लिए पर्याप्त थी। श्वेता शर्मा ने कुछ गंभीर बात पर चर्चा करने का इरादा किया था, लेकिन अब ये स्नेह के प्रदर्शन में बदल गया। विषय लगातार भटक रहा था। अनिच्छा से उसने रेयांश मेहता से अपना हाथ हटा लिया और कहा, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। मैं तुम्हारे राजधानी शहर आने का इंतजार करूंगा। अगर तुम सफल न भी हो सको तो आखिरी बार मुझसे मिलने राजधानी शहर आ जाना। तब तक मैं तुम्हें ये दे दूंगा। करण शर्मा को राजधानी शहर वापस ले जाने के बाद करण शर्मा का खाली समय लगातार कम होता जाएगा। अगले दौर में शर्मा परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा अपने सबसे तीव्र चरण में प्रवेश करेगी। अपने भाई को उस पद पर आसीन करने के लिए वह कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। वह बहुत व्यस्त रहती और बहुत खतरे में रहती। मैं हमेशा आपकी खबरों पर ध्यान दूंगा। अगर आपके पास समय हो तो मुझे फोन करना न भूले ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। श्वेता शर्मा ने मुड़कर देखा। रेयांश मेहता की ओर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि उसकी अनिच्छा उसे लापरवाही से काम करने पर मजबूर कर देगी। रेयांश मेहता ने उसे वापस जाते हुए देखा, अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अंततः उसे नीचे कर लिया। श्वेता शर्मा निजी जेट में चले गए। इस समय करण शर्मा भी रेयांश मेहता के पास गया। उसकी आंखें जटिल थीं, मानो उनमें 10,000 श्राप हों, लेकिन अंततः पूरी तरह से असहायता में बदल गईं। उसने अपना मुंह खोला लेकिन बोल नहीं सका। अंततः किसी तरह बोल पड़ा, मुंबई आकर मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वह रिया कपूर का पीछा करना था। रेयांश मेहता ने अपनी भौहें उठाईं, आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को सचमुच पछतावा हो रहा था तथा उसे अपनी असफलता की कुंजी का एहसास हो रहा था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था।
आखिरकार रेयांश मेहता एक ईश्वर स्तरीय प्रणाली वाला व्यक्ति था जो स्वाभाविक रूप से उसके जैसे नायकों के लिए अभिशाप था। यदि करण शर्मा ने उस समय रिया कपूर की तलाश नहीं की होती, विकास के लिए कोई अन्य स्थान नहीं चुना होता और ईमानदारी से अमीर नहीं बने होते तो शायद परिणाम वास्तव में अलग होते। करण शर्मा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे उस महिला रिया कपूर को तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ रहने देना चाहिए था। जो भी इस औरत के साथ खिलवाड़ करता है वह बदकिस्मत है, ये सच होना चाहिए, वह एक बदकिस्मत है। जब से मैं उससे मिला हूं मेरी किस्मत खराब हो गई है। अरे मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? पहले भी उसके द्वारा तुम्हें कुचला जाना एक सबक था। रेयांश मेहता, कैसी विचित्र विचार प्रक्रिया है। उसने सोचा कि करण शर्मा समझ गया है कि कुंजी वह स्वयं है। अप्रत्याशित रूप से करण शर्मा ने सारा दोष रिया कपूर पर डाल दिया और उसकी असफलता का कारण अमूर्त भाग्य को बताया। वह ये स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वह निकम्मा है ना? आह, ये रेयांश मेहता ने ध्यान से सोचा और लगा कि बात कुछ समझ में आ रही है। आखिर हो क्या रहा है? वह महिला रिया कपूर वास्तव में एक बदकिस्मत लग रही थी, यहाँ तक कि उसके माता पिता पर भी अब भारी कर्ज था और वे शक्तिहीन थे। करण शर्मा ने आगे कहा, अगर रिया कपूर अभी भी आपकी मंगेतर होती तो शायद आप मेरी बहन से नहीं मिलते। मेरी बहन मेरे शर्मा परिवार का गहना है, फिर भी वह तुम्हारे प्यार में पड़ गई। मुझे नहीं पता कि तुम में ऐसा क्या अच्छा है। हालांकि तुम मेरी बहन के साथ नहीं रह सकते। तुम्हारी भावनाएं बस एक मृग तृष्णा, एक खोखला सपना है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है, तुम बिल्कुल अयोग्य हो। इस जीवन में राजधानी के घेरे में आने के बारे में सोचना भी मत। 2 साल तो क्या, अगर तुम्हारे पास 10-50 साल भी होते तो भी तुम शर्मा परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। तुम पहले जैसे नहीं रहे। कोई बात नहीं, बस हार मान लो। यह मत सोचो कि उस जमीन को खरीदकर और सैकड़ों अरबों की संपत्ति पाकर तुम राजधानी के दायरे के एक कदम और करीब पहुंच जाओगे। शर्मा परिवार की नज़र में तुम अभी भी एक कोमल अंकुर हो। तुम भी मेरे जीजा नहीं बन सकते। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। हालांकि मैं तुमसे हार गया और मैं मानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं एक ऐसी अंतिम रेखा पर पैदा हुआ हूं जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। करण शर्मा के दृष्टिकोण से ये वास्तव में एक तथ्य था। उनका शर्मा परिवार एक सदी से स्थापित था, कई बदलावों को झेलते हुए भी फिर भी मजबूती से खड़ा था। अपने व्यापक व्यापार के अलावा उनका नेटवर्क और संसाधन भी पूरे जिया साम्राज्य में सर्वोच्च स्तर के थे। आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सच्चे चायबोल परिवारों की नींव कितनी गहरी होती है। जो सबसे अमीर लोग वे देखते थे वे बस मीडिया द्वारा उजागर किए गए लोग थे, जिया साम्राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति सतही तौर पर। क्योंकि आम लोगों को ये पता ही नहीं था कि इन सबसे अमीर लोगों को अमीर बनने से पहले इन शक्तिशाली परिवारों से कितना लाभ मिला था। जो ताकतें पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सचमुच प्रभावित कर सकती थीं, वे हमेशा छिपी रहीं, कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाईं। आम लोग इन सदियों पुराने परिवारों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसे इस तरह से कहें तो वांडा रियल एस्टेट का वांग परिवार, जो वर्तमान में अमीरों की सूची में पहले स्थान पर है, को भी शर्मा परिवार का सामना करते समय चाय और पानी परोसना होगा और बेहद सावधान रहना होगा। यदि शर्मा परिवार चाहे तो एक शब्द भी वांग परिवार को भारी नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें अमीरों की सूची में नीचे गिरा सकता है। रेयांश मेहता ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। आखिरकार यह असली ब्लू स्टार तो नहीं था। हालांकि कई जगहें ऐसी ही थीं, लेकिन इन गहरे छिपे हुए शक्तिशाली परिवारों के बारे में उसने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं सुना था। वह अपनी प्रतिष्ठा को कम नहीं करना चाहते थे, उनके पास पहले से ही इन शक्तिशाली परिवारों को ध्वस्त करने की क्षमता थी। तुम अब भी इतने घमंडी हो, हमेशा यही सोचते हो कि दुनिया में सब साधारण है। इस मामले में तुम्हारी बहन की नज़र तुमसे ज्यादा मजबूत है। रेयांश मेहता ने कंधे उचकाते हुए कहा, वापस जाओ और अपनी बहन की बात मान लो। अब और बदमाशी मत करो। जब मैं राजधानी जाऊंगा तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझे और तुम्हारी बहन को शादी की शराब पिलाओ और उसके लिए लाल छाता थामे रहो। करण शर्मा ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तुम अभी भी सपना देख रहे हो। भूल जाओ, मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहने के लिए बहुत आलसी हूं। तुम बाद में वास्तविकता पहचान लोगे। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे बोला, अब कभी नहीं। मैं सचमुच तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, ये बहुत परेशान करने वाला है। फिर वह भी निजी जेट में सवार होकर गायब हो गया। अंत में केवल सिस्टर सीमा ही बची। उन्होंने विनम्रता से रेयांश मेहता को सिर हिलाया, फिर अपनी आकर्षक कमर घुमाई और विमान में चढ़ गईं। रेयांश मेहता ने विमान को रनवे पर तेजी से दौड़ते, धीरे धीरे ऊपर उठते, बादलों में गायब होते, एक छोटे से बिंदु में बदलते और अंततः पूरी तरह से गायब होते देखा। राजधानी शहर, 4 शताब्दी पुराने महान परिवार, ये लॉन्ग ली किन। रेयांश मेहता ने धीरे से कहा, उसकी निगाहें गहरी थीं, मानो उसने राजधानी शहर की दिशा में इन 4 महान परिवारों की परछाई देखी हो, जो विशाल दानवों की तरह पूरे जिया साम्राज्य को देख रहे हों।